जीवस्य परोगणम वोक्षम। देखिए, कल तक अपनी जो चर्चा चली, अब हम मुनिराज के स्वरूप को समझ रहे हैं। मुनिराज के गुणस्थान कौन से तक हो सकते हैं? पांचवा तो देश वृत्ति का है। अब जब सकल विरति होती है, ठीक है, पूरा सकल संयम होता है, तो तीसरे नंबर की जो कषाय चौकड़ी थी, प्रत्याख्यानावरण कषाय, उसका अभाव होने पर, ठीक है, जो वीतरागता प्रकट होती है, वहाँ मुनि दशा का प्रारंभ है। गुण स्थानों की चर्चा है, ये आत्मा के परिणामों की चर्चा है, बाह्य वेश की नहीं। बाह्य वेश तो कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि पहले गुण स्थान में भी मुनिवेश आ जाए, ठीक है, गुण स्थान अंदर में पहले ही हो, लेकिन बाहर में जीव प्रतिज्ञा आदि ले ले, 28 मूल गुण धारण कर ले और मिथ्यात्व ऐसे का ऐसे ही बैठा हो। तो अगर उस तरह देखें तो पहले गुण स्थान वाला भी मुनि हो सकता है, दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी, चौथे वाला भी, पांचवे वाला भी। समझ रहे हैं? ठीक है। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं ये गुण स्थान की, कि रियलिटी में अगर देखा जाए तो जो 7वां गुण स्थान या छठे से प्रारंभ करें तो वहाँ से मुनि के योग्य विशुद्धता होती है, उसे कहते हैं मुनि का भावलिंग। ठीक है, अगर उससे नीचे है तो मुनि के द्रव्यलिंग तो है, बाहर में वो 28 मूलगुण आदि का पालन है, वो मुनिराज का द्रव्यलिंग है। लेकिन भावलिंग होना चाहिए 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में प्रकट होने वाली जो वीतरागता है, वो मुनि के योग्य भाव विशुद्धि है। तो गुण स्थानों में आत्मा के परिणामों की बात है, बाह्य वेश आदि की नहीं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि छठे से स्टार्ट होते हैं मुनि दशा। वैसे तो पहले गुण स्थान में जो द्रव्यलिंग मिथ्या दृष्टिया भव्य है, अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत वीर्यापत, सम्यक ज्ञान न लाद्यो दुर्लभ निज में मुनि साध्यो। तो अपनी जो चर्चा चली थी, सकल संयम तो हो गया क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, लेकिन अभी संजुलन कषाय और 9 कषाय के उदय के कारण मल जनित प्रमाद होता है। क्या होता है? अब प्रमाद किसको कहते हैं, ये भी थोड़ा समझना जरूरी है। हाँ, आप बताओ। हाँ, स्वरूप में असावधानी, धार्मिक कार्यों में अनुत्साह, ये स्थूल रूप से परिभाषा है। धार्मिक कार्यों में अनुत्साह। कल हमारी कितनी 31 हो गई थी? नहीं, अच्छा, आगे बढ़ गई थी। फिर इसके बाद हमने प्रमत्त गुण स्थान की विशेषताओं को बताया था। छठे गुण स्थान में क्या विशेषता होती है, तो हमने कहा था वत्तावत्त प्रमादे, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त प्रमाद क्या है कि स्वयं को पता लग जाए कि हाँ मुझे प्रमाद है, अथवा दूसरे को भी पता लग जाए। और अव्यक्त अपने को भी ना पता चले, दूसरे को भी ना पता चल पाए, वो अव्यक्त प्रमाद है। तो इसके रहने से प्रमत्त संयत गुण स्थान होता है। सकल सयल गुण शील कलियो, के सकल गुण और शील से सहित है। महवई चित्तलायरणो, लेकिन महाव्रती तो है, लेकिन उसका चित्रल आचरण है। चित्रल माने एक रंग के साथ जहाँ दूसरा रंग भी पाया जाए। देखो, जो प्रमाद है वो संयम का विरोधी है। क्या कहा? लेकिन ये गजब की बात है कि संयम है और प्रमाद भी है, लेकिन प्रमाद मंद है। ऐसा प्रमाद नहीं है कि संयम का घात कर दे। यद्यपि प्रमाद और संयम विरोधी हैं, प्रमाद संयम का घात करता है, लेकिन फिर भी यहाँ सकल संयम बन रहा है, भले ही प्रमाद के रहते हुए भी। तो एक रंग के रहते हुए दूसरा रंग भी है। इस अपेक्षा को यह कहा कि यहाँ चित्रल आचरण है। फिर अब प्रमादों का वर्णन किया। विकहा ताहा कसाया
यानी विकथा तथा कषाये इंद्रिय निदात हेव प्रणयो य इंद्रिय निद्रा प्रणय, ठीक है। प्रणय मैंने प्रणय हो गया। चदु चदु पण में गेगम 4 4 5 1 1 होंति पमादाहु पन्न रस 5 10 यानी 15 प्रमाद हो गए। लिखवाऊं, लिखोगे थोड़ा सा, लिखो आप। पहले लिखो प्रमाद किसे कहते हैं। अच्छा, गाथा लिख लिया आपने? कोई बात नहीं, तो कहीं एडजस्ट कर लो थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि एक एक लाइन इसके बाद लिख लो, कोई बात नहीं। नोट बना के रेफरेंस लिख लो। गाथा, गाथा नंबर 34 की है ना। हाँ, थोड़ा सा बता ही दूंगा जब लिखी है तो। देखो, स्वरूप में असावधानी, प्रमाद इज इक्वल टू स्वरूप में असावधानी। लिख ली थी, जिन्होंने नहीं लिखी वो लिख लें। लिख लिया ना, स्वरूप में असावधानी। उसके आगे लिख लो ऑब्लिक डाल के, संयम के घातक परिणाम। संयम के घातक परिणाम, ठीक है। अब लिखो विकथा किसे कहते हैं। विकथा इज इक्वल टू संयम की विरोधी कथा। संयम की विरोधी कथा 4 प्रकार की है मोटे रूप में। विरोधी कथा, कौन कौन सी 4 विकथाएं आपको पता है? त्रिकथा, राजकथा, भूकथा, राष्ट्र कथा और अवनिपल कथा। लिखो स्त्री कथा। ये विकथा के जो 4 भेद है ना, नहीं एक्सप्लेन नहीं, इसको तो वैसे बता दूंगा, तो आप ऐसे समझ जाओगे। इसके जो 4 भेद हैं वो लिख लो। स्त्री कथा, जरूरत नहीं है तो नाम से स्पष्ट है आती। अच्छा, एक बात और समझ रहा हूँ, यहाँ तो ये लिखा है स्त्री कथा पुरुष की मुख्यता से, उसी प्रकार से पुरुष कथा भी, माने राग द्वेष को बढ़ाने वाली जो कथाएं हैं, ठीक है ना, संयम की घातक है। राग द्वेष का अभाव, उसका नाम संयम है। और राग द्वेष को बढ़ाने वाली जो भी कथा है वो क्या कहलाती है? विकथा, ठीक है। पहला लिखो स्त्री कथा, दूसरी भक्त कथा कहते हैं उसको। भक्त मैंने खाने संबंधी, भोजन से बना है भक्त। तीसरी है राष्ट्र कथा, इसमें पॉलिटिक्स आ गई सारी, कि फला जगह ये हुआ वो हुआ, केजरीवाल ने ऐसा कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, देश में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये राष्ट्र कथा है। फिर अंतिम अवनिपाल कथा। अवनि माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी का पालक होता है राजा, तो राजा संबंधी कथा अवनि। अवनि ना पे छोटे ई की मात्रा। अवनिपाल, अवनिपाल कथा। अवनिपाल, अवनिपाल का मतलब होता है राजा। अब राजा के बारे में तो ये तो सामान्य से हमने 4 भेद बताए विकथाओं के, लेकिन 25 भेद भी गिनाए हैं विकथा के। 25 भेद भी लिखवाऊंगा नहीं, बता देता हूँ थोड़े से, नामों से आपको स्पष्ट हो जाएगा।
उसमें ना वो चोर चोर चोरी करने की कथा कि ऐसे ऐसे इस तरह की फिल्में भी बनती है कि उन्होंने कैसे डकैती डाली, कैसे क्या किया, इस तरह की जितनी भी कथाएं करना कलाकारी वाली। इसमें नाम नहीं दिया, इसमें दिया हूँ। अच्छा इतने बताओ, देखो स्त्री कथा में क्या, स्त्री संबंधी कोई भी कथा करना वो भी कथा है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष को बढ़ाने वाली है। लेकिन इसमें ऐसा मत समझना कि खाली स्त्री के लिए कह रहे हैं, ऐसी पुरुष संबंधी, ठीक है। लेकिन आचार्यों ने ग्रंथ लिखे इसलिए मुख्यतः से स्त्री, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज रहा तो इसलिए है, अब भी है, ठीक है। क्योंकि मोक्ष पुरुष जा सकते हैं, उस भाव में समझो, क्योंकि पंचम गुण स्थान से ऊपर स्त्री नहीं जा सकती, ठीक है। पुरुष उसी भव से मोक्ष जा सकता है। अभी इस कली काल में 7वें गुण स्थान से आगे नहीं जा सकता पुरुष 7वें नरक भी जा सकता है, स्त्री 6ठे नरक से आगे नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। वैसे जैन समाज में कभी ऐसा नहीं रहा जैसा कि अन्य लोगों में होता है ना, इतना भेदभाव, वो इसलिए नहीं रहा। हमारे आगम में हारिका, ठीक है, ऐसी शीलवती स्त्रियों के कथानक भरे पड़े हैं कि जो पूज्य हैं। तो हमारे यहाँ अगर इस तरह का कोई भेदभाव होता तो उनकी प्रशंसा नहीं की जाती, ठीक है। ये तो अपने राग का निषेध है, माने स्त्री के प्रति अपने चित्त में जो राग होता है उसका निषेध करने के लिए आचार्यों ने इस मुख्यता से बात की है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ लिखी जाती है अपने को संबोधने के लिए उसकी प्रमुखता होती है, स्वयं के संबोधन के लिए। अगर कोई स्त्री लिखती तो वो पुरुष की मुख्यता से लिख देती। समझ में आया? और वैसे भी देखो जैनों में, बनियों में कहाँ अत्याचार है स्त्रियों के ऊपर, बराबर सब चीज़ें बराबर है। बल्कि लोग कहते हैं कि जितने बनिए हैं ना, इनके यहाँ जो स्त्रियाँ हैं वो ज़्यादा बिगड़ रही हैं, और जो लोग हैं, दूसरी जो कम्युनिटी हैं जिनको हम लोअर कास्ट कहते हैं, वहाँ बहुत बुरा बिहेव होता है। उन्हें तो ये समझा जाता है कि घर की जैसे दासी हैं, नौकरानी हैं, बाहर नहीं आएंगी, बाहर नहीं जाएंगी, बीच में बोलेंगी नहीं, कुछ नहीं करेंगी। लेकिन ये जो बनिया समाज है, जैन समाज है, इनके यहाँ तो स्त्री को बराबर का सम्मान दिया जाता है। अच्छा, तो ये हुई स्त्री कथा। देखो आचार्य भी जब पुराण लिखते हैं तो उन पुराणों में कल बताया था ना, स्त्री के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। माने वो आदिनाथ का पुराण चल रहा है, अब उनका विवाह हुआ, उनकी जो पत्नी आई वो कितनी सुंदर थी, उसका जो वर्णन है, ये भी देखा जाए तो भी कथा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के कुछ किंचित दोष लगते हैं, लेकिन मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, सिर्फ संजुलन कषाय का उदय है, वो भी मंद उदय है। तो संजुलन कषाय के उदय में ऐसे कोई मामूली दोष लगते हैं जिसको हम प्रमाद कह रहे हैं। हमारे जैसा प्रमाद नहीं है उनको, क्योंकि अगर इतना प्रमाद होता तो संयम का ही घात हो जाता, 6ठा गुण स्थान ही नहीं बन पाता। तो बहुत सूक्ष्म दोष हैं, वो केवल ज्ञानगम्य है बस, लेकिन मल को उत्पन्न करते हैं उस संयम में। और जब वो प्रमाद नहीं होते तो फिर 7वां गुण स्थान हो जाता है, ऊपर चढ़ जाते हैं। गाथा नंबर 1। देखो जैसे स्त्री कथा, अर्थ कथा, अर्थ माने धन संबंधी कथा, इकोनॉमिक्स वाली, भोजन कथा, राजा कथा, चोर कथा, बैर कथा, पर पाखंड कथा, देश कथा, भाषा कथा, गुणबंध कथा, देवी कथा, निष्ठुर, पर पैशून्य, कंदर्प, देश काला अनुचित, भंड कथा, मूर्ख कथा, आत्म प्रशंसा, पर परिवाद, पर जुगुप्सा, पर पीड़ा, कलह, परिग्रह, कृषि आदि आरंभ की, संगीत वाद्य आदि की कथा, ये सब विकथाओं में आ रही है।
ठीक है, 25 प्रकार के ऐसे भेद हैं। तो छठे गुण स्थान की बात हुई। अब यहाँ प्रमादों की चर्चा हुई। ये 15 प्रकार के प्रमाद हो गए आपके, 4 भी कथाएं हो गई। भक्त कथा माने भोजन संबंधी कथा, कि ये चीज़ ऐसी होती है वैसी होती है, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये सब राग को बढ़ाने वाली कथा है। राष्ट्र की कथा, ये जो न्यूज़पेपर में जितना छपता है सब राष्ट्र कथा है। राजा कथा माने वहाँ के राजा के संबंध में, कि राजा ऐसा है राजा वैसा है, ये सब कथाएं हैं। ये सब राग द्वेष को बढ़ाने वाली है। हमें बुद्धिपूर्वक इन विकथाओं से बचना चाहिए। तो इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि धर्म की कथा प्रारंभ कर दो, तब तो इन विकथाओं से बच पाएंगे। ठीक है, नहीं तो बच नहीं सकते। ठीक है ना। जब कोई दो लोग मिलते हैं तो बातें क्या होती हैं, इन विकथाओं से ही होती है स्टार्ट, और इन विकथाओं पे ही अंत हो जाती है ना। और साधर्मी मिलन हो तो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, धर्म कथा से। ठीक है। अभी आज 16 तारीख है ना, 17 है आज। 18 को आपका क्या है, दीपावली मिलन? कुछ नहीं है, एक मैसेज तो हो रहा है दीपावली मिलन ब्राह्मी और ट्रस्ट की तरफ से कल है 4 बजे। कल है, आपको नहीं पता? एक गेट टुगेदर रखा गया है, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया ब्राह्मी ट्रस्ट की तरफ से 4 बजे। हाँ, कल होना है मंगलवार। हाँ, दीपावली मिलन। मैंने कहा शायद आप लोगों का कोई कार्यक्रम हो उसमें। नहीं, अच्छा, तो क्या कहना है, अब देखो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या विकथा है और क्या सुकथा है, जो हमारे परिणामों में राग द्वेष को घटाए। ठीक है, वीतराग भावों का पोषण करे, वो कहलाएगी सुकथा, धर्म कथा। और जो हमारी परिणति में राग द्वेष को पैदा करे, बढ़ाए, वो कहलाएगी विकथा। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी कि साधर्मी मिलन की बात आई थी, इसलिए मुझे याद आया। अब 2 साधर्मी मिले, ठीक है, और चर्चा काहे की, वो भोजन की। ठीक है, चर्चा काहे की, बहन ये साड़ी कहाँ से ली है, तो बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, इस तरह की जो कथाएं होती हैं, ये सारी की सारी भी कथाएं हैं। और मिलकर कि बहन तुम्हारा क्या चल रहा है स्वाध्याय में? अच्छा सुना, गोम्मट सार पढ़ रहे हो? गोम्मट सार तो बड़ी गजब की चीज़ है, उसमें कोई खास बात क्या आई? बहन उसमें तो खास बात ये पता चली कि जो प्रमाद है वो संयम का विरोधी है, घातक है, लेकिन फिर भी छठे गुण स्थान में ऐसी क्या गजब की बात है, संयम बना रहता है प्रमाद के दोष लगते हुए भी। तो बहन उसका क्या कारण है? तो उसका कारण ये है कि मुनिराज के उतनी तीव्र कषाय नहीं है, अति मंद संजुलन कषाय के उदय में थोड़े बहुत मलदोष लगते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी सुकथा। तो कहीं भी अगर विकथा चल रही हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है, कहना तो है ही नहीं, ऐसी विकथा सुननी भी नहीं है, और हो सके तो उसको डाइवर्ट करना, विकथा को सुकथा में डाइवर्ट करना। जैसे आप यात्रा में गए, थोड़ी देर तो भक्ति वक्ति होती है, फिर उसके बाद इधर उधर की बातें चालू हो जाती हैं। नहीं, कोई सुनाया जा रहा है। होता क्या है कि हमारे ऊपर अगर हम रस लेते हैं तो वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, और हम उसको रस ना लेके बात को चेंज कर देते हैं तो चेंज भी हो जाती है। चलिए, अब तो प्रमाद, अच्छा क्या रह गया, चोर का, अच्छा हो गया। 5 इंद्रियां। अभी हमने विकथा लिख लिया। विकथा किसको कहते हैं? संयम की घात करने वाली, है ना, वो कथा विकथा है। दूसरा क्या था? कषाय। तो आपको पता है क्या है, बताओ, इंद्रिय बताओ क्या है। यहाँ इंद्रिय का मतलब ये नहीं है। यहाँ इंद्रिय का मतलब क्या है? इंद्रियों के विषयों में जो अनुराग है ना, वो प्रमाद है। इंद्रियां थोड़ी ना प्रमाद है। तो मैं लिखवा देता हूँ इसको, है? देखो, इंद्रिय लिखवाता नहीं, समझ लो आप। इंद्रियों में क्या है
कि इंद्रियों के द्वारा अपने अपने जो उसके स्पर्श के, रस के, गंध के, वर्ण के विषय होते हैं, उसमें वो राग होना, उसको यहाँ इंद्रिय कहा। ये तो चार ही हुए हैं। क्या? 5 इंद्रियां होती है ना। इंद्रिय भी नहीं, वो तो मोटे रूप में कह दिया। कर्ण इंद्रिय के जो है ना आपके सुर ताल वगैरह, ये सब समझ लेना, उनमें जो राग भाव है ना। कल वो कांगों के साथ जो पूजा कर रहे थे बच्चे, तो हमें जो राग आया वो काहे का आया गाने का है ना, वो सुर का, वो कर्ण इंद्रिय का विषय बना। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक भूमिका वाले जीवों को इस तरह से लगाने का प्रयोजन रहता है। अपना अभिप्राय सही रहना चाहिए, ये नहीं कि हम उसी में खो जाएं। तो इंद्रिय का मतलब क्या है कि इंद्रिय के विषयों में राग। ठीक है, और क्या रह गया? निद्रा। निद्रा किसको कहते हैं कि जड़ रूप अवस्था जो होती है ना जीव की, उसको निद्रा कहते हैं। लोग बिना थकावट के भी सोते हैं, थकते तो आजकल है ही नहीं, थकते कहाँ हैं? माने निद्रा आदि कर्म के उदय से जो ये अपने, ये देखो दर्शनावरण का भेद है, तो सामान्य ग्रहण को करने वाली जो जीव की योग्यता थी, उसका जड़ रूप होना, उस समय उतना विशेष जानना नहीं होता ना। इसको लिखो, जीव की सामान्य अवलोकन की है। हाँ, निद्रा लिखवा देता हूँ, लिखना है। ये लिख लिया दर्शनावरण कर्म के उदय से तो जीव की जड़ रूप अवस्था होती है। हाँ, पूरी जड़ रूप नहीं होती, थोड़ी होती, थोड़ा अंश प्रकट रहता है। अगर पूरी हो जाए तो जड़ हो जाए। ठीक है, तो वो निद्रा आदि कर्म के उदय से जीव की जो दर्शन गुण हैं उसका घात करने वाली, यानी सामान्य अवलोकन को रोकने वाली, प्रतिबंधित करने वाली जड़ रूप अवस्था है। स्टार्टिंग से बोल दूं, चलो लिखो। निद्रा आदि दर्शनावरण कर्म के उदय से, निद्रा आदि है ना उसके भेद, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला, स्त्यान, गृद्धि आदि। तो लिखो, क्या लिखा? निद्रा आदि दर्शनावरण कर्म के तीव्र उदय से अपने विषय के सामान्य ग्रहण को, अपने विषय के सामान्य ग्रहण को रोकने वाली जड़ अवस्था निद्रा है। क्या हुआ? ठीक है, अब जो आपने गाथा लिखी है इसको थोड़ा सा बता देते हैं। देखो, हमने जो प्रमाद के भेद बताए 15 बताए, अब इनको क्या है एक एक पर लगा लगा के अलग फैलाएंगे, तो इनकी फैलावट करने पर इसके 80 भंग बनते हैं। कितने? 80 कैसे बनते हैं? हाँ, भेद। अब देखो कैसे बनते हैं। अब देखो, संखात पत्थारो परियट्टण नट्टत समुद्दिष्टम एदे पंच पयारा पमत समुक्कित्तणे नेया। संख्या मैंने संख्या, तह मैंने तथा, पत्थारों मैंने प्रस्तार, प्रस्तार मैंने होता है फैलाव, परियट्टन मैंने परिवर्तन, नट्ट माने नष्ट, समुद्दिष्ट मैंने समुद्दिष्ट। लिख दूं मैं? लिख देता हूं। ये 5 प्रकार से हम प्रमादों को जनाएंगे इसमें भेद कर करके, वो हमने पढ़ाना नहीं है, फिर भी आपने लिखा है मैं बता दूं। संख्या, प्रस्तार,
परिवर्तन, नष्ट, समुद्दिष्ट। इन 5 प्रकार से, इन 5 प्रकार से प्रमाद का समुद्दीर्घन माने वर्णन जानो, 5 प्रकार से जनाएंगे। पांच प्रकार से प्रमादों का वर्णन आपको जानना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। कम से कम मुझे इसमें 4 से 5 क्लासेस चाहिए अगर ये विषय समझना है तो। लेकिन अभी हम इसको छोड़ेंगे क्योंकि इतना प्रासंगिक नहीं है। ये तो सिर्फ प्रमाद के भेदों पे लगाने के लिए। अब लिख लेना बाद में, ये समझ लो पहले अगला। तो इन 5 प्रकार से नाम है संख्या से, प्रस्तार से, परिवर्तन से, नष्ट और समुद्दिष्ट। इस प्रकार से हम इन प्रमादों को 5 प्रकार से प्रमादों का वर्णन जानो। भेद क्या है उनको समझाने की टेक्निक है। जैसे देखो मैं अभी बताऊंगा, जैसे आपने पढ़ा है 108 भेद, कृतकारित अनुमोदना, मन वचन काय, 4 कषाएं, समरम समारम आरंभ। अब इनको भंग बना के 108 बनते हैं ना, तो वो कहलाएगी संख्या। जो आपने बनाया 108 भंग, ये किसी पे भी लगा सकते हैं। ऐसे प्रमादों पे लगा के बताएंगे, ऐसे जैसे आप उन पे लगाते हो। आश्रव के कारण है ना 108, तो उनमें फैलाते हो तो 108 बनते हैं। प्रस्तार मैंने फैला हुआ जो बनाएंगे तो संख्या होगी 108। यहाँ हमारे बनेंगे 80। 80 कैसे बनेंगे? क्या क्या थे? 4 की कथा थी, 5 इंद्रियां क्या थी? 4 की कथा, 4 कषाय, 5 इंद्रियां, 1। अब इनको कैसे फैलाना है? ये जो 4 है ना, इनका विरलन करो। सुनो, ये 4 है। 4 क्या है? 4 भी कथाएं। इन 4 भी कथाओं को विरलन करो, इन्हें अलग अलग लिखो। अभी जो हर एक भी कथा है उसके ऊपर क्या होगा? ये 4 कषाय, ठीक है? कितने हो गए? 16 हो गए। क्या समझ में आ रहा है? जैसे पहली जो भी कथा थी, जैसे स्त्री कथा, अब स्त्री कथा 4 कषायों से, ऐसे भोजन कथा 4 कषायों से, राष्ट्र कथा 4 कषायों से, अग्निपाल कथा 4 कषायों से, ऐसे फैलाएंगे इसको कहते हैं प्रस्तार। फिर अभी जो 16 हो गए, अब इसके ऐसे 16 विरलन करें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 भंग बने ना। अब हर एक भंग में 5 इंद्रियां, तो हर एक में 5 करो, कितने हो जाएंगे? 80 भंग हो गए। लेकिन 80 के 80 को निद्रा से 80 एकम 80 होंगे। फिर उन 80 को प्रणय से भी, तो 80 बनेंगे। तो इस तरह का जो फैलाव है, 80 जो भंग बनाए, ये फैलाव कहलाता है प्रस्तार। फिर परिवर्तन, जो हम फेर रहे, जैसे अभी हमने ऐसे बनाए सीधे, फिर हम उल्टे से लेके चलेंगे, ये सब परिवर्तन। अब नष्ट और समुद्दिष्ट क्या होता है? जैसे हमने ये 80 भंग बनाए, अब हमने कहा कि इसमें 40वें नंबर का भंग कौन सा होगा। तो आपने जैसे बताया कि राष्ट्र कथा मान कषाई है, कर्ण इंद्रिय के विषय वाला निद्रालु स्नेहवान, ये भंग बताया आपने 40वें नंबर का। और अगर हम ऐसे पूछते कि अवनीपाल कथा वाला क्रोधी स्पर्शन इंद्रिय के विषयभूत निद्रालु स्नेहवान, ये कौन से नंबर का भंग है? आपको मैंने भंग बताया और उसका नंबर पूछा, या फिर नंबर दिया और आपने वो भंग निकाल के बताया, तो ये आता है नष्ट और समुद्दिष्ट। ये विधि है वो निकालने की बस, ठीक है? तो ज़्यादा गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं। अब वो उसका विस्तार बता रहे हैं। सव्य पिपुव भंगा ओवरिम भंगेषु एकमेक्केषु भेलन्ति तियकमसो गुणिदे उपज्जदे संख्या। तो संख्या कैसे उत्पन्न होती है? सव्य पूर्व भंगा, के पूर्व के भंगों में
उवरिम भंगेशु एकम एक केसु, के आगे आगे वाले भंग एकम एक करने यानी उसमें मिलाने हैं। हमने मिलाए ना, पूर्व के 4 भंग थे, उसको खोला और उसमें आगे वाले भंगों को मिलाया तो 16 बन गए। फिर 16 को खोला, फिर उसमें आगे वाले 5-5 भंग मिलाए। भेलंती कमसो, भेलंती मैंने मिला दिया। भेला आया, भेला 6 डाला में। जल पहजो चियतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। भेलपुरी सुना है? तो भेलपुरी से कहते भेला मैंने मिला दिया। तो भेलंती माने मिलंती, मिला दो, उसको मिला दिया हमने, लेकिन क्रम से मिलाया है। गुणिते उपजदे संख्या, तो इनको गुणित करने पर संख्या उत्पन्न होती है। 80 की संख्या आ गई। सरल है गाथा, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। ये विधि बता रही है गणित संबंधी। तो अब इसके आगे की गाथा हमें छोड़कर अपनी प्रासंगिक गाथा कल चलेगी, समय हो गया है। देख लेता हूं। गाथा नहीं पढ़ाता, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम 6ठे गुण स्थान तक पहुँच गए। पढ़ाने में हमारा क्रम आ रहा है 6ठे गुण स्थान का, लेकिन जब ये जीव गुण स्थानों में चढ़ता है ना, तो पहले 6ठा गुण स्थान नहीं चढ़ता, पहले 7वां चढ़ता है। 6ठा हमेशा गिरते हुए बनता है गुण स्थान। 7वें गुण स्थान में क्या होगा कि अब 6ठे गुण स्थान में क्या था, संतुलन कषाय का तीव्र उदय था। तीव्र उदय के कारण प्रमाद हो रहा था। क्या कि 6ठे गुण स्थान में संतुलन कषाय का तीव्र उदय होने से प्रमाद हो रहा था। अब क्या हुआ, संतुलन कषाय और नौ कषाय का मंद उदय हुआ। तो मंद उदय होने से क्या हुआ, प्रमाद नहीं होता। यानी देखो, मुनिराज आहार करते हैं, उपदेश देते हैं, विहार करते हैं, निहार करते हैं, ये सब 6ठे गुण स्थान में बनता है। और 7वें गुण स्थान में तो मुनिराज ध्यान में लीन होते हैं। तो प्रमाद आदि दोष तभी लगते हैं जब वो प्रवृत्ति करते हैं। लेकिन जो 7वां गुण स्थान होगा उसमें संजलन कषाय का मंद उदय है, इसलिए उसमें उपदेश, विहार, निहार इस तरह की कोई क्रिया नहीं होती। वहाँ तो वो ध्यान में लीन होते हैं 7वें गुण स्थान में। लेकिन 7वें गुण स्थान के भी 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक स्वस्थान और एक स्वस्थान और सातिशय। परस्थान तो नहीं है ना, इसीलिए निरतिशय और सातिशय। निरतिशय का दूसरा नाम स्वस्थान भी है। तो 7वें गुण स्थान का नाम क्या है? अब यहाँ प्रमाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संजलन कषाय और नौ कषाय का मंद उदय है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 दशा बनती है। अब क्या होता है, जैसे मुनिराज के मंद उदय आया संजलन का, लेकिन ये मंद नहीं रहता, फिर ये तीव्र होता है, तो फिर कौन सा गुण स्थान हो जाएगा? बोलो। जब संजलन कषाय नौ कषाय का तीव्र उदय आएगा, 6ठा हो जाएगा। फिर मंद होगा तो, फिर तीव्र होगा तो ऐसा 6वें 7वें में मुनिराज हजारों बार झूला झूलते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे परिणामों की वजह से। ठीक है, जब असंख्यातों बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, तब तैयारी होती भीतर में पुरुषार्थ की। अब कहते हैं अब नीचे नहीं गिरेंगे, और अब ऊपर श्रेणी मांडने के लिए, जब चढ़ने के लिए कमर कस लेते हैं, तो अब जब 7वें गुण स्थान में आए और अब नीचे नहीं जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे, तब वो 7वां गुण स्थान नाम पाता है सातिशय अप्रमत्त। क्या नाम? माने वो 7वें गुण स्थान की जब ऐसी भूमिका बनती है कि अब वो नीचे नहीं आएंगे, अब वो ऊपर श्रेणी मांडेंगे। तो श्रेणी के लिए जब वो तैयारी कर लेते हैं, तो तब ये गुण स्थान कहलाता है सातिशय अप्रमत्त। लेकिन अब 7वें में आए, लेकिन नीचे गिरेंगे, तब वो गुण स्थान नाम पाता है निरतिशय अप्रमत्त। इसी को कहते हैं स्वस्थान, इसको कहेंगे सातिशय। जब इनका मुख आगे के गुण स्थान की तरफ होगा, 8वें की तरफ उन्मुख है, तब ये सातिशय कहलाएगा। और जब ये 7वें की तरफ उन्मुख है,
तब ये सातवां गुण स्थान स्वस्थान अप्रमत्त कहलाएगा। इसी को दूसरा निरतिशय भी कह सकते हैं। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो आपकी आगे की दो गाथाएं भी हो गई। इतनी सी बात है बस। स्वस्थान लिखा है ना मैंने सामने, माने जब वो ऊपर के गुण स्थानों में जाएंगे तब ये कहलाएगा सातिशय अप्रमत्त। लेकिन अगर नीचे गिरेंगे तो यही गुण स्थान का नाम उनके लिए कहलाएगा स्वस्थान। ठीक है, उसकी दशा की अवस्था है। ये मत समझना कि सातवें गुण स्थान के दो पार्ट हैं, दो पार्ट नहीं है। जब इसी गुण स्थान में ऊपर चढ़ने के लिए योग्यता बने तब ये नाम कहलाएगा सातिशय, और जब इसमें नीचे गिरने की दशा होती है तो ये निरतिशय स्वस्थ है। देखो थोड़ी देर तक तो नहीं पता चलता होगा, उसके बाद जब उपयोग बहिर्मुख होने लगता है शास्त्र आदि में तब वो ख्याल में आने लगता है। क्योंकि देखो जो बहुत सूक्ष्म समय है वो अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता। जब असंख्यातों समय गुजर जाते हैं तब अपने वो बात पकड़ में आती है। ठीक है, जैसे मान लो तुरंत गिरे उस समय एकदम नहीं पता चलता, बहुत सूक्ष्म केवल ज्ञान गम्य परिणाम है। लेकिन अब अपनी परिणति जब शास्त्र आदि में भोजन आदि के लिए जाने में तो साक्षात पता लगता है। ठीक है, देखो मैं वैसे ही बता देता हूँ। संजलन नौकसाया यानी संज्वलन नौकषाय नौकषाया नुदाओ मंदो जदा तदा होदी। ठीक है, यदा तदा माने जब तब, जब वो संज्वलन नौकषाय मंद उदय होता है अपमत्त गुणों तेण य, तो उसको क्या कहते हैं? अप्रमत्त गुण होता है। अपमत्तो संजदो होदी, इसलिए उस गुण स्थान को क्या कहते हैं? अप्रमत्त संयत। कितनी आसान है। देखो इसके बाद अगली कथा कहते हैं इगवीस मोह खपणु इगवीस मोह खपणो समण निमित्तानि करणानि तहिम पणमम अधापवत्तम करणम तु करेदि अपमत्तो। अब क्या होता है कि जब सातवें गुण स्थान में 21 प्रकृतियां जो थी उन 21 प्रकृतियों की उपशमना या छपना करने के लिए तीन करण परिणामों के लिए प्रवृत्त होता है, तब ये कहलाता है सातिशय अप्रमत्त। यानी श्रेणी चढ़ने के लिए तैयारी करता है तब ये कहलाता है सातिशय अप्रमत्त। उसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि 3 करण परिणाम अधा प्रवृत्तकरण, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, जैसे सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए 3 करण परिणाम होते हैं, उसी प्रकार 21 प्रकृतियों की उपशमना अथवा छपना करने के लिए यानी छपक श्रेणी उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए भी ये 3 करण परिणाम होते हैं। अपूर्वकरण परिणाम वो 8वां गुण स्थान, अनिवृत्तिकरण परिणाम 9वां गुण स्थान, और फिर कौन सा बताया था मैंने? अधा प्रवृत्तकरण इसी में होता है, इसी को सातिशय कहते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से